नमस्कार, मैं आस्था। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। धारावाहिक महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य तो आपको याद ही होंगे, वहीं शक्तिमान में किल्विश के पात्र को तो आप भूले नहीं होंगे। कई फिल्मों और टीवी सीरियल में अपने अभिनय की छाप छोड़ने वाले अभिनेता सुरेंद्र पाल सिंह का रीवा में एक दिवसीय आगमन हुआ। मौका था विंध्य आइकॉनिक सोल्जर सम्मान का। इसी मौके पर खबर आप तक की टीम ने उनसे खास मुलाकात की और उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ रोचक पहलुओं पर चर्चा की। साथ ही साथ रीवा में भी फिल्मांकन किए जाने की विस्तृत चर्चा की गई। आइए सुनाते हैं। आप देख रहे हैं खबर आप तक। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जाएंगे जिन्हें आपने कभी तो द्रोणाचार्य के रूप में देखा है और कभी शक्तिमान के किल्विश के रूप में। खास बातचीत के लिए मौजूद हैं फिल्म अभिनेता सुरेंद्र पाल जी। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप अपना कीमती समय निकालकर मेरे पास आए और मेरे प्रियजनों से मेरा रूबरू भी करवा रहे हैं। तो बच्चों में काफी लोकप्रिय था आपका किरदार किल्विश का। उस किरदार के बारे में। अंधेरा कायम रहे हमेशा। बिल्कुल सही कहा आपने, बच्चों के बीच में बहुत पॉपुलर रहा है। और आज जितने भी बच्चे जो छोटे थे, पढ़ाई करते थे, जिनके माँ बाप उनको ये शो नहीं देना चाहते थे कि बच्चे जो है टेलीविज़न देखेंगे तो बिगड़ जाएंगे, अब वो सभी डॉक्टर बन चुके हैं, इंजीनियर बन चुके हैं, कोई अमेरिका में, लंदन में कहीं सेटल हो चुके हैं। और अब मैं जब भी कहीं लंदन, अमेरिका या जर्मनी किसी विदेशों में जाता हूँ तो मुझे इतने फ़ैन फॉलोइंग मिलती है वहाँ पे जाने के बाद, तब मुझे पता लगता है कि शक्तिमान कितना पॉपुलर शो था। और बड़ी खुशी भी होती है इस बात की जान के कि जितना उनको पसंद था शक्तिमान, उतना ही उनको पसंद आता है किल्विश भी। बिल्कुल। और किल्विश के जो मैनरिज्म थे वो बड़े अजीबोगरीब थे। वो कहीं से कॉपी नहीं थे, ना हॉलीवुड की कॉपी थी, ना कहीं की कॉपी थी। वो क्रिएट किए थे हम लोगों ने, डायरेक्टर के साथ मिलके, मुकेश खन्ना जी के साथ मिलके हम लोगों ने उसको क्रिएट किया था कि भाई अगर चेहरे को ढकना है और पूरा नहीं दिखाना है तो हाथों को एक ये इस्तेमाल करना, फिर एक अंधेरा, प्रणाम करने का जो वो जेस्चर है वो ये है। और उसका जो गेटअप किया था मैंने वाइट किया था, आँखों को चेंज किया था, नाक मैंने एक आर्टिफिशियल लगाई थी यहाँ पे, दांतों में गम्स में को गंदा किया था, उसके लिए गम लगाना पड़ता था, पेंट करना पड़ता था, नेल्स वगैरह मैंने बड़े बड़े अपने किए थे। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें चेंजेस किए थे। उसको एक एलियन की तरह से बनाया था हमने। और दर्शकों की तरफ से मुझे बहुत प्यार मिला, स्पेशली बच्चों की तरफ से बहुत प्यार मिला। उन्होंने बहुत पसंद किया और सराहा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि बच्चों के लिए आज भी कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसको बच्चे इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकें। या तो रियलिटी शोज़ ज़्यादा चल रहे हैं कि गाना वाना है, उसकी वजह से वो शोज़ ज़्यादा चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उनका झुकाव कम है। लेकिन कहानी के साथ, पत्रकथा के साथ, कथा के साथ एक कहानी को, जिस तरह महाभारत रामायण चली है उसी तरह शक्तिमान भी चला है। 7 साल तक चला है, 7 ईयर्स ड्रामा। बहुत अच्छा था। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि मेरे लिए एक शक्तिमान करना बहुत भारी होता था। इतनी मेहनत, इतनी एनर्जी उसमें मुझे डालनी पड़ती थी अपनी, और उसमें अपनी बॉडी लैंग्वेज को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता था मुझे। वो सारी चीज़ें करने में मेरी हालत ये हो जाती थी कि मैं एकदम ड्राउंड हो जाता था लास्ट में आके। और अच्छा तब लगता था जब मैं दर्शकों के साथ बैठकर इसे टेलीविज़न पे देखता था और दर्शकों की तालियां और दर्शकों का वाह वाह और उनका पेट्रोनाइज करना मुझे एज ए शक्तिमान की किल्विश रूप में। तो वो चीज़ें देखने के बाद बहुत खुशी होती थी कि लगता था कि जो मेहनत मैंने की है वो मेरी मेहनत सफल हो रही है। वो आज भी हमारी यादों में है वो किरदार आपका। सर, आप एक और बहुत प्रसिद्ध किरदार निभा चुके हैं, द्रोणाचार्य का।
हमने सुना है कि पहले आप उस किरदार को मना कर रहे थे, उसके बाद कैसे तैयार हुए आप द्रोणाचार्य का किरदार करने के लिए? एक्चुअली मैं हीरो बनने आया था, अच्छे लुक थे मेरे पास, अच्छी आवाज़ थी, अच्छा, तो सब लोग मुझे यही कहते थे, ए हीरो जा रहा है, देखो हीरो 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 हीरो। मेरे दिमाग में वही चीज़ बैठी हुई थी। मुझे लगा था कि अगर मैं किसी बुढ़े का या कोई और कैरेक्टर करूँगा तो हमारी इंडस्ट्री में एक छाप लग जाती है, किसी भी कैरेक्टर की एक छाप लग जाती है। अगर किसी ने एक विलन का रोल किया तो फिर सारे रोल उसको विलन विलन वाले ही मिलने लगते हैं। एक किसी ने अगर बाप का रोल किया है तो फिर उसको बाप 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 ही मिलने चला जाता है। जैसा आज की तारीख में पैटर्न है, जैसा टेलीविजन का पैटर्न चल रहा है, उसकी तरह पहले नहीं हुआ करता था, पहले नहीं होता था, पहले लिमिटेशन थी हर चीज़ की। तो मुझे ये डर लगा कि कहीं मेरे ऊपर इसकी छाप ना लग जाए और फिर मुझे बुढ़े के रोल सारे ऑफर आने लगे। तो मैं इस रोल को करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि महाभारत इतना बड़ा हिट शो हो जाएगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था, नन, किसी भी एक्टर ने, ना डायरेक्टर ने, ना प्रोड्यूसर ने, ये सब नहीं सोचा। सब लोगों ने बोला था हम एक अच्छा शो बना रहे हैं, हिट या फ्लॉप होगा इसके बारे में हमको जानकारी नहीं। और जब शो टेलीकास्ट हुआ और धीरे धीरे जब भीष्म प्रतिज्ञा आई तो मैं ये कहूँगा कि मुकेश खन्ना ने मतलब कमाल कर दी। और बल्कि महाभारत के हर कलाकार ने बहुत सुंदर अभिनय किया, बहुत अच्छा अभिनय किया। और उसी रो में मैं भी खड़ा था। तो हम लोग को चूंकि शूट अभी तक हुआ नहीं था महाभारत, इसलिए हमें उसके बारे में कोई जानकारी तो थी नहीं। तो मैंने चोपड़ा साहब को मना कर दिया। मैंने पहले गुफी पेंटल साहब को मना किया, फिर बाद में चोपड़ा साहब ने जब मुझे अपने ऑफिस में बुलाया तो मैंने उनसे कहा, सर मैं जो हूँ बुढ़े का रोल नहीं करना चाहता हूँ। तो डॉक्टर राहिम मासूम रजा वहीं बैठे हुए थे टेबल में। बोले क्या कहा, बुढ़े का रोल नहीं करना चाहते हो? अरे द्रोणाचार्य बुढ़ा नहीं था, बुढ़ा नहीं था, वो आर्मी का जनरल था, जनरल। और उन्होंने साहब मुझे जो डांट लगाई है उससे मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, मैं रोने लगा। तो चोपड़ा साहब ने उन्होंने सिचुएशन को संभालते हुए कहा, अरे राय साहब होता है, बच्चे हैं। अरे साहब क्या बच्चे हैं? कह रहा है बुढ़ा था। अरे इसको यही नहीं मालूम कि आर्मी का जनरल और सोल्जर में कितना फर्क होता है। समहाउ डांट वाट खाने के बाद एंड यही होता है कि बड़े चोपड़ा साहब ने तुरंत अपने बेटे रवि चोपड़ा साहब को बुलाया, उनके कमरे में आए और देखते ही कहा कि देखो ये रहा मेरा द्रोणाचार्य, ये देखो। तो उन्होंने मेरी तरफ यूँ देखा, मैं उन दिनों काफ़ी पतला उतला था, स्लिम ट्रिम था। तो उन्होंने देखा मुझे, बोले ठीक है पापा मैं इनका लुक टेस्ट ले लूँ? तो कुकी बोलते थे प्यार से रवि चोपड़ा को, बड़े छोटा सा। तो बोले वाई कुकी, वाह, ही तो लुक्स लाइक द्रोणाचार्य, देखो लुक एट हिम। मुझे तो ये द्रोणाचार्य के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। ये एक जीनियस आदमी का ही विजन हो सकता है और बड़े चोपड़ा साहब को शायद उसके अंदर द्रोणाचार्य नजर आ रहा था। तो वो विजन के ऊपर दे आर वेरी स्ट्रांग पीपल जिनके पास बहुत अच्छा विजन होता है। वरना तो लोग कहते हैं स्क्रीन टेस्ट लेते हैं, 10 बार देखते हैं, 10 बार उसको कोशिश करते हैं वो करने की, लेकिन B.R. चोपड़ा साहब के पास एक दिमाग था और एक आंखें थी जो कैमरे की तरह जो है सामने पहुंच जाती थी आदमी, और अंदर का क्लोजअप तक देख लेती थी कि हाँ भाई ये इस सब कैरेक्टर में दम है, इसमें एक वो है। सर बैकग्राउंड आपका फिल्मी नहीं था, पिताजी आपके पुलिस विभाग में DSP रहे हैं, आपके बड़े भाई जो हैं वो सब आर्मी और पुलिस विभाग में सेवा दे रहे हैं, सभी बड़ी बड़ी तो पोस्ट। जब शुरुआत आपने फिल्मों में की तो सुना है हमने कि पिताजी को पसंद नहीं आया था पहले, और रिलीज के बाद जब आगा के थिएटर में उन्होंने फिल्म देखी थी आपकी, एक लेटर आपको लिखा था, उसका जिक्र करते हैं हमारे
कामयाब। That is one of the most beautiful moment of my life, I can say, कि जब आप किसी काम के लिए निकलते हैं और वो काम पूरा हो जाए, या वो काम में आपको वाहवाही मिल जाए, या वो काम आपका दर्शकों तक पहुंच जाए, वो एक कलाकार के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है और बहुत खुशी का पल होता है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं दर्शकों तक पहुंचा। और हम 5-6 भाई थे, हैं आज भी हैं, और सबसे छोटा मैं होने के नाते मुझे घर से काफ़ी हेल्प मिल रही थी। और जब मेरी पहली फिल्म शवा बन के रिलीज हुई, शबान आजमी के साथ, गिरीश कर्नाड उसमें हीरो थे, कुलभूषण खरबंदा थे, और हमारे एक्टर प्रोड्यूसर कादर खान साहब ने वो फिल्म बनाई। और जब वो फिल्म बन के तैयार हुई और जब वो मेरे फादर के शहर आगरा में पहुंची और मेरे फादर उस पिक्चर को देखने के लिए, एक नया थिएटर बना था शाहगंज में, वहाँ पे गए देखने के लिए, तो ही लाइक माई परफॉर्मेंस वेरी मच एंड व्हेन ही रोट अ लेटर टू मी, उन दिनों लेटर ही होता था, दोनों कोई मोबाइल वगैरह नहीं होता था, या आप ट्रंक कॉल पे बात करिए घर परिवार से, या फादर से हम लोग थोड़ा सा डरते थे, उनको फ़ोन करने की हमारी हिम्मत नहीं होती थी। तो फिर उन्होंने जब मुझे कुछ शब्द कहे, बड़े प्यारे से शब्द कहे उन्होंने कि भाई तुमने बहुत बढ़िया रोल किया, बहुत अच्छा काम किया, अभिनय की क्षमता के हिसाब से किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है उसमें, और यू हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब। ये पिता के मुंह से सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे आँख में आंसू आ गया, मैं रोने लगा उसमें उनका लेटर पढ़ते पढ़ते, क्योंकि इतना इमोशनल था। क्योंकि हम फादर को हमेशा उसी रूप में देखते थे, हमें डांटने वाला फादर, हमको मारने वाला फादर, कभी कभी जूता उठा के मार देते थे, कभी उठा के डंडा उठा के मार देते थे, और डंडा उठा के मारते थे तो बहुत ज़ोर से लगती थी। पहले के फादर मारते बहुत ज़ोर से थे भाई, बहुत ज़ोर से मारते थे यार, वो तो दर्द मुझे अभी भी महसूस होता है। शक्तिमान देखने पे हमको बहुत मार पड़ी है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि माँ बाप की डांट का ही नतीजा है कि आज मैं आपके सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, अपने दर्शकों से बात कर रहा हूँ, हज़ारों लाखों पब्लिक तक मैं जा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि वो उनकी डांट नहीं थी, वो बल्कि उनका आशीर्वाद था हमारे लिए, माता पिता का, कि उनकी डांट में भी मुझे आशीर्वाद निकल पता लगता है। और आज भी मुझे आई मिस माई फादर, आई मिस माई मदर। मुझे लगता है कि इस वक्त यदि वो होते और मेरी इस ऊंचाई को देख रहे होते कि आज टेलीविज़न में आज भी मेरे 4-4 शो चल रहे हैं। आज देखिए महाभारत जब आता था तो सारा परिवार पूरा परिवार पूरा घर गृहस्थी सड़कें सन्नाटे हो जाती थी, ऐसा लगता था कर्फ्यू लगा हुआ है शहर में। तो इसका मतलब ये था कि लोगों को, हर वर्ग के लोगों को पसंद आता था। आज हर वर्ग की प्रॉब्लम है, वो है। तो हमें मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे तो खुशी होती है कि जैसे मेरा देवों का देव महादेव चल रहा है और रामायण इन दिनों सोनी पे चल रहा है, देवों का देव महादेव स्टार भारत पे चल रहा है। तो ये इस तरह के अपनी कल्चर, अपनी सभ्यता को अगर दिखाया जाए, दैट इज़ मच बेटर। और हमारा समाज जो है शिक्षित होगा, हमारा समाज एक अच्छी चीज़ें सीखेगा, एक अच्छी अपब्रिंगिंग होगी, एक अच्छा समाज हमारे बीच में तैयार होगा। गुंडागर्दी ये वो सब वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर आई डोंट लाइक इट, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है। नहीं, जैसा कि आपने कहा कि हमारे जो शोज होते हैं, जैसे टीवी में आजकल आ रहे हैं या फिल्मों में आ रहे हैं, तो उसमें वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा हावी है। हमारी संस्कृति जो है विकटित होती जा रही है, बहुत मिक्सअप होती जा रही है। नहीं, वही मैंने आपसे कहा ना कि वेस्टर्न कल्चर जो है हम पे हावी होने लगा है। लोग पैसा कमाने के लिए वेस्टर्न कल्चर को अपनाते चले जा रहे हैं। टेलीविजन में नहीं, OTT प्लेटफॉर्म्स, हाँ OTT पे भी नहीं दिखा सकते आप। तो मुझे लगता है कि हमें सेल्फ सेंसर भी होना चाहिए
अगर कोई टीवी उठा के बंद कर देता है अगर आपको ख़राब लग रहा है, लेकिन वो आजकल की जनरेशन जो है उनको थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, तो वो लोग देखते हैं और देखने के बाद हैबिट पड़ जाती है उनको, फिर इस तरह के प्रोग्राम देखना शुरू कर देते हैं। फिर उनको ये अपने संस्कृति, अपने कल्चर की चीज़ें कम पसंद आने लगती है बच्चों में, देखा है मैंने। लेकिन मुझे लगता है चेंज आएगा, 100% चेंज आएगा लोगों में। क्या और ऐसा हम मानते जो हैं? है वेस्टर्न कल्चर को भूल के हम अपनी संस्कृति पे ही कायम रहेंगे। नहीं, तो इसका मतलब आप ऐसा मानते हैं कि हमारी संस्कृति को जो विकसित होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है, इसके पीछे फिल्म इंडस्ट्री के लोग, तथाकथित लोग, उसके जिम्मेदार मानते हैं आप? ऐसा आपका कहना है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि पैसा कमाने की होड़ में सब लोग दौड़ रहे हैं और इसलिए कई बार कचरा बना के भी परोसते हैं लोगों के सामने। अब जब परोस देते हैं तो लोग खाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और मैं तो इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि जैसे हमारे अभी एक रामायण को बनाया गया है आदि पुरुष के नाम से, तो हमारे ग्रंथों को, हमारे कल्चर को, हमारे समाज को जब तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता, मैं बता रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जो कैरेक्टर अपने राम का चरित्र अगर है तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है हमारे, और उनको तोड़ मरोड़ के ना दिखाया जाए। अगर रावण है तो रावण बहुत ज्ञानी है, ज्ञानी के रूप में आप दिखाना चाहें तो दिखाइए, लेकिन क्या काली लंका दिखाए चले जा रहे हैं आप लेकर, इस तरह का सोने की लंका। सोने की लंका है, और सोना की लंका दिखाइए इस तरह का। अगर आप उसको तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, अगर हमारे समाज को खराब तरीके से बनाएंगे तो हमारे दर्शक भी उसको नकार देंगे, ये भी बता दूं। ये एक वजह बड़ी कि आज बहस को पूरा आपने परिवार जन्म में दी है इस बात से। फिल्म इंडस्ट्री वैसे भी मतलब अभी पीछे जो दिन बीते हैं, काफ़ी संघर्ष भरे दिन थे फिल्म इंडस्ट्री के, क्योंकि जो साउथ का सिनेमा है वो अब ओवरऑल पूरे देश में देखा पसंद किया जा रहा है और बॉलीवुड फिल्में पिट रही हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? क्या यही हो सकता है कि वो जो नॉर्मल जो दर्शक वर्ग है हिंदी पट्टी का, उसके हिसाब से फिल्में नहीं बन रही हैं? आपने महसूस किया होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या देखिए, साउथ वालों का एक सोच बहुत अच्छी है और वो लोग जो है एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पकड़ के लाते हैं, अपनी कहानियों को रिपीट नहीं करते हैं। ये नहीं है कि एक ही कहानी को वो पार्ट 1 में भी बना रहे हैं, 2 में भी बना रहे हैं, 3 में बना रहे हैं, वो कहानी को एक नयापन लाइक कराते हैं। जैसे बाहुबली अगर आप देखिए तो जिस तरह बाहुबली थी पार्ट 1 पार्ट 2 बनी है, लेकिन जब उन्होंने तीसरी बाहुबली बनाया है तो फिर उसको एक डिफरेंट RRR करके उन्होंने एक नया लुक दे दिया उसको। तो एक जब नयापन लोगों को मिलेगा देखने के लिए तो लोगों को अच्छा लगेगा। और हमारे बॉम्बे के जो मेकर्स हैं वो या तो पुरानी फिल्में उठा के उसकी कहानी उठा लेते हैं, हाँ रीमेक की तरह कर लेते हैं, या उसमें एक नयापन नहीं सोच पाते हैं, या फिर वो हॉलीवुड की पिक्चरों को हिंदी में कन्वर्ट करके वो दिखा देते हैं। कमी है तो हमारे अच्छे राइटर्स की है और अच्छे पटकथा राइटर्स की है जो स्क्रीन पे वगैरह लिखते हैं, वो उनका ज्ञान कम है, जिसकी वजह से कुछ लोग अपने आप को जीनियस तो कहते हैं लेकिन वो जीनियस बनाते हैं आदि पुरुष जैसी एक घटिया फिल्म, तो वो जीनियस नहीं है मेरे हिसाब से। तो एक अच्छा राइटरों की हमें कमी दिखती है आज की तारीख में। पहले की फिल्मों के गाने देखिए कितने खूबसूरत होते थे, आज के गाने में गाना नहीं है, रिदम बहुत है, ढाक ढूक बस ये चलता है। ये नहीं है, वो जो एक खूबसूरती थी, एक मिठास जो थी गाने के अंदर राइटरों की, और जो इवन भजन भी लिखते थे तो वो इतना अच्छा लिखते थे, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, क्या बात है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अब जो है हम जो है थोड़ा पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन ठीक है, जैसी डिमांड होती है वैसी सप्लाई होती है लोगों की। प्रोड्यूसर कहता है कि हम क्या करें, तब
हमारी फिल्में जो है थिएटरों में तो चलती नहीं हैं, अगर OTT पे भी नहीं चलेंगे तो फिर तो हमारे खाने के भी वादे हो जाएंगे इस तरह। तो इसलिए उनको भी अपना कार्यक्रम को चलाना होता है, अपना दिनचर्या चलाना होता है, तो कुछ ना कुछ बना के दिखाते रहते हैं लोगों को। कभी कभी लोग पसंद कर देते हैं, कभी कभी नकार भी देते हैं। अभी मैंने एक सीरियल देखा था पंचायत, बिल्कुल TVF3 से। हाँ हाँ, लेकिन आप विश्वास कीजिए, मुझे कोई ना बड़े सेट है उसमें, ना कोई बहुत बड़ा एक्टर काम कर रहा है, ना कोई ऐसी बहुत बड़ी वो रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसकी सरलता और उसका अपनापन और एक गांव की खूबसूरत बैकग्राउंड और एक गांव का एक खूबसूरत कल्चर, जिस तरह से उन्होंने दिखाया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने सीज़न 1, सीज़न 2 और सीज़न 3 तीनों ही देखे, तीनों देखे मैंने, और मैंने गैप के बाद देखे, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं कहता हूँ कि व्हाई नॉट यू शुड मेक सच काइंड ऑफ ए फिल्म फॉर हमारे दर्शकों के लिए भी। मध्य प्रदेश में उसकी शूटिंग हुई है सर, तीनों सीजन की, ये एक बड़ी बात है उसमें। रायसेन के पास एक अच्छा। विदिशा या रायसेन के पास एक गांव है, वो वहीं पे शूट कहाँ पे, कौन सी गाँव? विदिशा या वो रायसेन के पास एक जगह अच्छा। है, वो वहीं पे शूट हुई है। हाँ, जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सभी कलाकारों ने जो बड़े नेचुरल ढंग से जो शूटिंग की है, उसमें बड़ा नेचुरल परफॉर्मेंस जो दिया उन लोगों ने, वो भी हमारे दिल को छूता है। तो हमने कहा ना, हमारा जो जीवन है वो गांव में है, शहर में कम है, लेकिन हम जो है हॉलीवुड की पिक्चरों की नकल करते हैं। अरे हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं, हमारे पास बहुत अच्छे हमारे इतिहासकार हैं, साहित्यकार हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी हैं। आप उसके ऊपर फिल्म बनाइए, पब्लिक पसंद करेगी। अगर ये आज मुझे लगता है पंचायत ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसने ना देखी, हर वर्ग ने पंचायत फिल्म को देखा है, देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं। जैसे मैंने आपसे बोला 3 सीज़न चले गए हैं, मुझे लगता है पंचायत शायद 100 सीज़न में भी ख़त्म नहीं होने वाला शो है। सर, रीवा के बारे में एक और दिलचस्प जानकारी ये है कि बॉलीवुड के शो में राज कपूर की जो ससुराल है वो रीवा ही थी। ये मतलब काफ़ी सारी प्रतिभा यहाँ पे है। अगर कभी रीवा ने सुरेंद्र पाल को बुलाया अभिनय करने के लिए किसी फिल्म में, तो क्या वो यहाँ पहुँचेंगे, समय देंगे? क्या बात है, धन्यवाद हमारे। मैं आई एम थैंकफुल टू गॉड, आई एम थैंकफुल टू माई फैमिली, आई एम थैंकफुल टू माई मदर। MP वैसे ही बहुत अच्छा प्रदेश है, और भारत के हर प्रदेश का मैं सम्मान करता हूँ और उसको बहुत अहमियत देता हूँ। और यहाँ रीवा में आने के लिए, सफ़ेद बागों का धरती है, ये खूबसूरत धरती है, और यहाँ आना मेरा सौभाग्य है। और मैं यहाँ आके बहुत खुश हुआ, और रीवा शहर देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा, लोग बहुत अच्छे हैं, मिलनसारता है, और MP का इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिटी, आई कैन से दैट। और शूटिंग के लिए बहुत अच्छी प्लेस है। मेरे ख्याल से अगर सरकार हमें थोड़ा सा और इसको प्रमोट करने के लिए दे, तो मुझे लगता है कि रीवा में बहुत सारी शूटिंग, फिल्म सिटी की डिमांड लगातार की जा रही है रीवा में। हाँ, मुझे लगता है कि अगर फिल्म सिटी बन गई तो फिर तो वो सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि प्रोड्यूसर वो जगह ढूंढता है जहाँ पे सारी सुविधाएं मौजूद हों। बिल्कुल। हाँ, रहने की, खाने की, पीने की, और लोकेशंस वगैरह सब पास हो, और वो सुविधाएं हों तो होगी। और MP इज वन ऑफ द बेस्ट सिटी, आई कैन से। MP थे जो अभिनेता थे, लेकिन अभी नेता बने हैं। उन सबको बहुत बधाई। अरुण गोविल जी को बहुत बधाई। हमारे राम हैं, और राम का विजयी होना तो बहुत ज़रूरी है। भले ही अयोध्या के जो MP हैं वो हार गए, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, अप्स एंड डाउन आते हैं। कहने को जैसे कल्याण सिंह थे, उनको भी बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए सज़ा मिली थी, 6 साल से उनको अलग कर दिया गया था, किसी भी कार्यक्रम में नहीं भाग ले सकते थे। और उसके बाद मोदी जी को भी लोगों ने सज़ा दी है, उन्होंने राम मंदिर बनाया है, लेकिन लोगों ने उनको कम वोट दिए हैं।
जिससे वो एक जो बीजेपी की एक जो संख्या थी लोकसभा में बनाने की, वो पूरा नहीं कर पाए, इस टारगेट को नहीं कर पाए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मोदी जी ने जो देश की प्रगति की है वो कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, न भूतो न भविष्य, न भूतो न भविष्य में आप भी क्या भारतीय जनता पार्टी से अपना कैरियर डिसाइड करेंगे? मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत सालों से, मेरे ख्याल से 30-35 साल से, जब से महाभारत शुरू हुई है तब से मैं बराबर, भले ही मैंने कभी कोई किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए ताकि राजनीति में लोगों की एक अच्छी छवि बने और लोग जो है ये कहें कि राजनीति में अच्छे लोगों का पदार्पण होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए रिटायर्ड IAS ऑफिसर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर, कलाकार, पत्रकार, सब लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, पढ़ा लिखा वर्ग आना चाहिए इसके अंदर, ताकि जो है देश का एक सुंदर भविष्य बन सके, एक अच्छा भविष्य बन सके। और ये जो मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ, परिवारवाद के, लोग अपने अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। परिवार का देख लीजिए महाभारत में क्या हाल हुआ था, बेटे को दुर्योधन को गद्दी दिलाना चाहते हैं, जो नकारा है, जो कुछ काम नहीं कर सकता है, आप उसको गद्दी की बातें कर रहे हैं, तो उसको अगर आप गद्दी दिला देंगे तो वो तो देश में क्या करेगा। और ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने बिहार के देख लीजिए, बिहार का क्या हाल किया है, लालू जी ने जो हाल किया है वो तो सबसे, किसी से भी नहीं छुपा हुआ है। हम तो बॉम्बे में रहते हैं, हमें तो वहाँ तक की न्यूज़ मिल जाती है कि उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था राज्य को। तो नीतीश जी आए तो फिर उन्होंने धीरे धीरे बिहार को आगे प्रोग्रेस किया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि भले ही मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन मैं उस पार्टी का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ जो देश हित की बात करे, जो देश को आगे बढ़ाने की बात करे, जो मजबूत राष्ट्र बनाने की बात करे। मैं उस पार्टी के साथ हूँ, या आप यूँ कह सकते हैं कि मैं उस पार्टी को ज्वाइन किया हुआ है, या आप मुझे ये कह सकते हैं कि यदि भविष्य में कभी मुझे यदा कदा कभी चांस मिलेगा राजनीति में आने का, तो मैं उस पार्टी के साथ खड़ा रहूँगा जो राष्ट्र हित और मजबूत राष्ट्र बनाने की बात करेगी। धन्यवाद। को भेज के और दुनिया में व्यापक मतलब बुराइयां फैलाने के लिए आदेश दिया करते थे। आज खबर आप तक के माध्यम से एक संदेश दे दीजिए, ये जो व्याप्त बुराइयां हैं इनका रोक दिया जाए। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने मुझसे कि मेरे नुमाइंदे, जो शक्तिमान में बहुत सारे लोगों ने देखा भी है कि उनका हासिल बुरा ही होता है, इसलिए मैं एक बात अपने नुमाइंदों से कहना चाहूँगा कि बुरे काम का बुरा नतीजा होगा ही होगा। गीता में भी यही लिखा है कि जो कर्म करोगे उसी कर्मों का फल यहीं इस दुनिया में ही तुम्हें देना पड़ेगा, इन कर्मों का फल। तो नुमाइंदे जो हैं मेरे गेटअप चेंज कर लिया उन्होंने, बाकी नुमाइंदे मेरे वही सारे के सारे हैं जो आम जिंदगी में भी दिख रहे हैं और राजनीति में भी दिख रहे हैं। मैं उन नुमाइंदों को बोलना चाहूँगा कि भाई तुम किल्विश के भाइयों, अब तुम इन चीज़ों को बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बेईमानी बंद करो, ये जो लाखों करोड़ों रुपया जमा कर रहे हो काला धन, ये बंद करो और अपनी एक खुशहाल ज़िंदगी जियो जहाँ किसी भी चीज़ का ना डर हो, ना किसी भी चीज़ का आपको भय हो। आप अपने परिवार के साथ एक अच्छी ज़िंदगी और अच्छी ज़िंदगी जिए, और उसके लिए आपको जितने पैसों की ज़रूरत है वो आप अपनी मेहनत से कमाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ना कि किल्विश के गलत काम जो किल्विश के नुमाइंदे हैं जो गलत काम कर रहे हैं वो काम आप लोग ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।